क्लास 9। हिटलर की शुरुआत हो चुकी थी जर्मनी में। तो आपने देखा उस टाइम उसका जन्म हुआ, कैसे वो आर्मी में भर्ती हुआ, आर्मी में भर्ती होने के बाद कैसे वो रैंक तक पहुंचा, और उसके बाद उसने एक पॉलिटिकल वर्कर की एक पार्टी थी, जर्मन वर्कर पार्टी, उसको ज्वाइन किया और बाद में उसको नेशनल लेवल पर एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये था द राइज ऑफ हिटलर। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। लेट्स मूव। हिटलर राइज टू पावर। अब हिटलर जो है वो कैसे ताकत हथियाता है, कैसे सत्ता को अपने हाथ में लेता है। In 1923 हिटलर मेड एन अनसक्सेसफुल बिड टू कैप्चर पावर एट बर्लिन। तो 1923 में हिटलर ने बावेरिया पर, बर्लिन पर कब्जा करने की और सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। उसने एक योजना बना ली थी, उसने एक प्लान किया था कि जिसमें वो क्या करेगा कि बावरिया जो इलाका है और जो इसका बर्लिन का इलाका है उस पर वो कब्जा करेगा। तो यहाँ पर बावरिया था और ये बर्लिन था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चाहता था इस कब्जा किया जाए किसी भी तरह, लेकिन ये इसका जो प्लान था ये अनसक्सेसफुल रहा। और इस प्लानिंग के लिए इसको ट्रीजन, देशद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। तो इसकी जो गिरफ्तारी थी ये काफ़ी पॉपुलर रही, ठीक है। इसमें लोगों को पता चला कि हिटलर है कोई। आज बात देखते होंगे कि भारत की राजनीति में हर जो छोटे मोटे नेता होते हैं या फिर कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप है वो ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी करते रहे, आंदोलन खड़ा करते रहे, गिरफ्तार हो, क्योंकि उनको पता है कि लोगों तक मशहूर होने का ये सबसे सस्ता तरीका है। आप गिरफ्तार हो जाओ, आप रातों रात हेडलाइंस में आ जाएंगे। तो ये उस समय से ही था। हिटलर जब गिरफ्तार किया गया तब लोगों का ध्यान हिटलर की तरफ गया। वहीं पर उसने अपनी बायोग्राफी लिखी, माइन कैम्प, मेरा संघर्ष। तो वो बहुत तगड़ी किताब रही, काफ़ी हिट हुई, लोगों ने उसको पढ़ा और हिटलर इस तरह से एक फेमस पर्सनैलिटी बन गया। टिल अर्ली 1930 द नाजी कुड नॉट मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट। 1930 तक नाजियों को कोई जानता नहीं था। नाजी जो थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इकोनॉमी हालत जो थी वो जर्मनी की डाउन होती चली गई। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी इसने नाजिज्म को एक मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट के रूप में खड़ा कर दिया जो बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर लोगों ने नाजिज्म से एक उम्मीद जोड़ ली, एक ऐसी उम्मीद जिसमें उनको एक आशा की किरण दिखाई देती थी कि उनका फ्यूचर नाजिज्म के सहारे कुछ बढ़कर, कुछ बेहतर हो सकता है। That is why the Nazi Party got 2.6% vote in 1928 but emerged as the largest party with 37% votes in 1932. तो इसी वजह से जो पार्टी 1928 में सिर्फ 2.5% वोट लेकर आई थी वो पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी इलेक्शन में 1932 के, जिसमें उसका वोट परसेंटेज था 37%। हालांकि सरकार नहीं बना पाई नाजिज्म, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी परसेंटेज की वो ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन इनको इतना हासिल नहीं हो पाया। पर क्योंकि नाजिज्म जो थी सबसे बड़ी पार्टी थी तो इस वजह से हिटलर जो था वो अब एक पॉलिटिकल पोस्ट को संभालने वाला था। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक रातों रात पावर में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, दिल्ली की राजनीतिक सत्ता पर अपने आप को बैठाया था, वही नाजियों के साथ हुआ था। लोगों ने नाजी को एक
नाजी पार्टी को एक बेटर ऑप्शन के तौर पे देखा, जो मजबूत था, एक ऐसे भविष्य का वादा करता था जो बेहतर था। सो ओरेटरी स्किल्स ऑफ हिटलर। ओरेटरी स्किल्स ऑफ हिटलर का मतलब है हिटलर की जो बात करने की कला थी, जो उसका भाषण देने की कला थी, वो ट्रिमेंडस थी, लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती थी। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. So this was the Hitler. Hitler was a powerful orator. He promised to build a strong nation, restore the dignity of German people. तो वो इतना पावरफुल ओरेटर था, इतना पावरफुल वक्ता था कि जब वो बात कहता था तो लोगों को विश्वास होता था। तो इसी वजह से उसने प्रॉमिस किया कि वो एक ऐसा देश बनाएगा जो मजबूत होगा, ताकतवर होगा, और जर्मनी की जो खोई हुई डिग्निटी है, इज्जत है, उसको वो वापस लाएगा। He promised all around development and employment to the youth. जवानों को उसने विकास और नौकरी का वादा किया। Hitler understood the significance of rituals, spectacles in mass mobilization. और हिटलर ने यहाँ पर समझ लिया था कि कुछ ऐसी चीज़ों को वो यूज़ करता था जिनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था, जैसे रिचुअल्स, उसकी परंपराएं, जर्मन रिचुअल या जर्मन परंपरा, उनकी ट्रेडिशंस, स्पेक्टेकल्स इन मास मोबिलाइजेशन, लोगों को इकट्ठा हुजूम खड़ा करना। तो इन सब का महत्व उसे पता था कि आप भीड़ इकट्ठी करें, परंपरा, जर्मनी के गौरव की, अतीत की, पास्ट की बात करें, लोगों को याद दिलाएं कि वो क्या है। तो ये सिग्निफिकेंस वो समझ चुका था। That is why he used the swastika symbol, red banner, pamphlet and ritualized round of applause to great effect during his massive rallies. तो इस वजह से वो यहाँ पर रेड बैनर, स्वास्तिका, ताली बजवाना, ये सारी चीजें करवाता था अपनी सभाओं में, जिससे लोगों में एक जोश भर जाता था, एक अलग ही तरह का जोश। हिटलर वॉज प्रोजेक्टेड एज अ मसीहा। हिटलर को एक मसीहा प्रोजेक्ट किया जाने लगा, एक ऐसा मसीहा जो उनको उनके डिस्ट्रेस से फ्री करने वाला था। For people who were shattered by acute economic and political crisis, Hitler provided a ray of hope. तो लोग या जनता जो टूट चुकी थी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से, वो हिटलर में एक उम्मीद की किरण देखते थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो हिटलर है वो जाएगा डेमोक्रेसी को तहस नहस करने की तरफ। ये शुरुआत होती है on 30 Jan 1933 को। हिटलर was offered the chancellorship by the president Hindenburg. It was the highest position in the cabinet of ministers. तो जैसे मैंने बताया था सबसे बड़ी पार्टी थी, तो हिटलर को पोस्ट मिलनी श्योर थी। तो यहाँ पर हिंडनबर्ग जो प्रेसिडेंट था उसने हिटलर को बुलाया और जर्मनी की जो सबसे बड़ी पोस्ट है चांसलरशिप, भारत में प्राइम मिनिस्टर, जर्मनी में चांसलरशिप या चांसलर कहते हैं उसको, तो दुनिया में तीसरा सबसे पावरफुल इंसान जर्मनी का चांसलर माना जाता है। पहला है अमेरिका का प्रेसिडेंट, दूसरा रशिया का प्रेसिडेंट, तीसरा जर्मनी का चांसलर। तो वो पोस्ट जर्मनी को यहाँ पे दी गई। After that, a mysterious fire broke out in the German parliament in Feb and it gave an excuse to Hitler to assume all the powers. इसके बाद यहाँ पर जर्मन पार्लियामेंट जो रिश्टैग थी उसमें आग लगती है। ये कहा जाता है कि ये हिटलर ने लगवाई थी। तो ये आग लग जाती है, हिटलर कहता है कि भाई ये जितने भी पार्लियामेंट पार्टी है इन्होंने ये आग लगाई है ताकि पार्लियामेंट को चलने ना दिया जा सके। तो लोगों को इसने अपनी बातों में उलझा लिया, लोगों को विश्वास हो गया कि ये फायर जो है दूसरी पार्लियामेंट पार्टियों ने लगाई है। तो वो हिटलर के साथ हो गई और दूसरी पार्लियामेंट पार्टीज को वो दुश्मन मानने लगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हिटलर ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। उसने कहा नहीं, हम कोई पार्लियामेंट में काम नहीं करेंगे, अब सारा जो काम होगा वो मेरे हिसाब से होगा और मेरे हाथों में होगा।
पार्लियामेंट में आपको पता है बीजेपी कांग्रेस साथ बैठ के काम करते हैं। अगर पार्लियामेंट ना हो और नरेंद्र मोदी सारी ताकत अपने हाथ में ले लें तो क्या होगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ। तो ये हिटलर का एक प्लान था। A fire decree was announced on 28 Feb 1933. Under the decree, various civic rights were suspended. तो एक फायर डिक्री, यहाँ पर एक आदेश निकाला गया, एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया कि भाई आज के बाद आपके जितने भी अधिकार हैं जर्मन के लोगों, वो सारे सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो आपके पास अधिकार है तो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, कोई आप पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता, सरकार कुछ भी चाहे वो कर सकती है, आपके पास अधिकार है। तो दैट इज वाई आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपको कोई कुछ गलत नहीं कह कर सकता आपके साथ। तो अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। तो वो अधिकार उनसे ले लिए गए। आफ्टर दैट हिटलर टर्न टू हिज आर्क एनिमीज द कम्युनिस्ट। इसके बाद हिटलर ने रुख किया अपने सबसे बड़े दुश्मन, जिसको मानता था कि वे दुश्मन है देश के लिए, कम्युनिस्टों की तरफ। कम्युनिस्ट आपने रशिया में पढ़ा था, रशियन रेवोल्यूशन में कम्युनिज्म क्या होता है। तो ये कहता था कि ये कम्युनिज्म जो है बेकार का आइडिया है, बकवास है, ये किसी भी देश को डेवलप नहीं कर सकता। डेवलपमेंट कब होगा, जब डिसीजन स्ट्रिक्ट होंगे और स्पीडी लिए जाएंगे। तो इसकी वजह से वो चाहता था कि स्टेट या सरकार जो है वही पावरफुल रहे, लोगों के पास राइट्स ना हो, कोई कम्युनिस्ट सिस्टम ना हो। The most of the communists were packed off to the newly established concentration camp. तो इस तरह से जितने भी देश में कम्युनिस्ट थे उनको पैक करके कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया। तो कंसंट्रेशन कैंपों में उनके साथ बड़ा ही घटिया एक्सप्लॉइटेशन या उनको टॉर्चर किया गया। तो जिसमें लगभग आप लगा सकते हो कि 6808 फाइलें थी, जिसमें से 1440 फाइलें सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। तो इस तरह से इन 1440 फाइलों में जितने बंदे थे सबका सफाया कर दिया गया। इसके बाद आता है फेमस इनेबलिंग एक्ट। This was passed on 3rd March 1933 and this act gave power to Hitler and established dictatorship in Germany. इसके बाद आता है विशेष अधिकार अधिनियम। विशेष अधिकार अधिनियम उसे कहा गया जिसने हिटलर को सारी ताकतें दे दी और हिटलर को जर्मनी का डिक्टेटर तानाशाह बना दिया। बहुत ही फेमस एक्ट था ये। All political parties, trade unions were banned, leaving the monopoly to the Nazi party। और इसके बाद जितनी भी पार्टियां थी देश में, जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी, वो सारी बैन कर दी गई और सारा जो शक्ति थी, सारी जो पावर थी, वो हिटलर और नाजी पार्टी तक रह गई थी। The state acquired complete control over economy, media, army and judiciary। अब हर तरफ ये जो हिस्से कहे जाते हैं लोकतंत्र के, जुडिशरी, मीडिया, इनको नाजियों ने अपने कब्जे में ले लिया। आर्मी उसके पास पहले से ही थी। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल ऑर्डर द सिक्योरिटी। एक स्पेशल पुलिस टास्क बना दी गई जो लोगों पर निगाह रखती थी, लोगों की हर एक एक्टिविटीज पर वो ध्यान रखते थे कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। इसके लिए उन्होंने स्टॉप ट्रूपर्स, गेस्टापो, एसएस, एसडी, ऐसे डिफरेंट विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते तैयार किए। सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जो हर देश के विरोधी पर, हर हिटलर के विरोधी पर नजर रखते थे और हिटलर को बताते रहते थे समाज में क्या चल रहा है। These police forces enjoyed extra constitutional power। और इन सारे पुलिस ग्रुप्स के पास बहुत ही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, मतलब इनके हाथ में सारी ताकत दे दी गई थी। ये जिसको चाहे पकड़ सकते थे, बंदी बना सकते थे, बिना किसी को सिस्टम के, बिना कोई मुकदमा चलाए। तो ये एक तरह से इनकी दादागिरी थी। So this was the end of the lecture 5. Stay tuned for the next. Thank you.